हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूं दोबारा आपके लिए रीट की तांडव क्लास 2। जैसे आपने पहली क्लास तो देखी होगी सही, ये दूसरी क्लास है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लाए गए हैं आपके सामने और सारे के सारे यूनिट वाइज लाए गए हैं दोस्तों। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रीट एग्जाम 2 नंबर का है, ये पहले नंबर वाला हमने करवा दिया है। तांडव क्लास है, ये तांडव सीरीज हमारी चल रही है इसके अंदर, है ना। और पूरा सिलेबस यूनिट वाइज ये करवाया जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, तो देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन पे देखिएगा, अपन ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई दोस्तों? ये पहली यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे, जो इंडिया लेवल पे जो हिस्ट्री है उसकी पहली यूनिट चल रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? तो हमारे सामने पहला ऑप्शन कालीबंगा, लोथल, चनुदड़ो, रोपन। तो ये खोज हुई थी दोस्तों लोथल के अंदर। कहाँ पे हुई थी? लोथल। लोथल जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। दूसरी बात, ये पतनगर है एक तरह से, है ना। एक नगर से ये बंदरगाह भी है। क्या है दोस्तों? ये बंदरगाह भी है लोथल। और कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल इसका सही आंसर होगा। हम अब 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा सभ्यता। ये जो किस नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता? ये है घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। और इस तरह से रोपन की बात कर ले तो रोपन कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में है। और चनुदड़ो है, ये सिंध प्रांत के अंदर है, सिंध पाकिस्तान के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पे लोथल, ठीक है। तो हम आपसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा जहाँ पे आप बैठे हो। उससे क्या होगा, आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी पे है? घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल की बात करें अपन तो लोथल कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। और रोपन कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 पे हम आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को आप दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 पे ध्यान से देखिएगा। अस्मा या सदगम, अस्मो या सदगम कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अस्मो मा सदगम है ना, जो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम 4 ऑप्शन के पोस्टमार्टम की बात कर लेते हैं, इनका उल्लेख कर लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों ये। कौन सा ग्रंथ है? सबसे प्राचीन ग्रंथ। आपसे पूछे कि संगीत से कौन से ग्रंथ का संबंध है? संगीत से, तो वो बता देना है आपको। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से संबंधित है। और जो जादू टोना वाला है, जादू टोना का संबंध किससे है दोस्तों? वो अर्थवेद से है। किससे है? अर्थवेद से। और यज्ञ मंत्र, यज्ञ वगैरह, मंत्र उच्चारण वगैरह, ये सब का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 भी क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए ना। आपको प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 महाजनपद है, इसकी सूची कहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों? ये उपलब्ध है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। इसका सही आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। आपके जो 16 महाजनपद है उनका जो सूची है वो कहाँ पे उल्लेख है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? अंगुत्तर निकाय इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। 3 प्रश्न हमारे क्लियर हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 पे हम आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतगी, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतगी के संरक्षण प्रदान किया गया? मैंने एक दिन आपको बौद्ध संगीतगियां पढ़ाई थी। सबसे पहले मैं बात करूं बौद्ध संगीतगी, कितनी बौद्ध संगीतगियां हैं? 4 बौद्ध संगीतगियां हैं। कितनी बौद्ध संगीतगियां हैं? 4। चारों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। ये जो ट्रिक बताई थी मैंने, तो यहाँ पे उस ट्रिक की तीसरी लाइन लगेगी यहाँ पे, क्योंकि क्या कह रहा है? तृतीय बौद्ध संगीतगी का संरक्षण कौन है ना, पटाओ मत आशिक, वो वाली लाइन है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अशोक इसका सही आंसर आ जाएगा तृतीय बौद्ध संगीतगी का, है ना। 4 बौद्ध संगीतगियां हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर इसका अशोक होगा। और जो 4 बौद्ध संगीतगियां हैं, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप इसके पहले इसका वीडियो देख सकते हो। जो हमारी 4 बौद्ध संगीतगियां है ना, इसका वीडियो आप देख सकते हो वहां पे, देखेगा दोस्तों। हम आ चुके हैं क्वेश्चन संख्या 5 के ऊपर। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर यहाँ पे हो गया था। कौन सी महासभा?
ये हुई थी दोस्तों प्रथम जैन महासभा हुई थी। दोस्तों स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा स्लोली मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। आज की प्रॉब्लम है, बाकी आगे सही हो जाएगी ये, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है, हम आ चुके हैं दूसरी यूनिट के ऊपर। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी यूनिट आ चुकी है हमारी मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य का गुप्तोत्तर काल वाली। एक यूनिट हम कवर कर चुके हैं, दूसरी यूनिट पे हम चल रहे हैं अभी। दोस्तों हर यूनिट के अंदर 5-5 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप लोगों को। अगर इस तरह की पूरी तांडव सीरीज को आप लेना चाहते हो, पूरे 50 एग्जाम करवाए जाएंगे इस तरह की तांडव सीरीज के अंदर, इसलिए आपको पहले वीडियो डाला गया था। आप हमारे नंबर है 90 57 59 68 54, 90 57 59 68 54। इन नंबरों पे व्हाट्सअप नंबर है ये, इन नंबरों पर आप एंट्री रीट लिखकर भेज सकते हो, एंट्री रीट लिखकर भेज सकते हो। इससे आपको 50 क्लासें दी जाएगी, इसके बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा। ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसकी ये दूसरी क्लास चल रही है यहाँ पे। हम आते हैं दोस्तों दूसरी यूनिट के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरी यूनिट पे हम आ चुके हैं और दूसरी यूनिट के हम छठे क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो छठा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिएगा छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवप्रियादर्शी भी था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अशोक, देवप्रियादर्शी। तो इसमें से तो आंसर ऑप्शन है ही नहीं, सम्राट अशोक। कौन है दोस्तों? सम्राट अशोक। तो आपसे सीधा पूछे कि देवप्रियादर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? सम्राट अशोक को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सम्राट जो अशोक है इसका संबंध बौद्ध धर्म से भी है। किससे है? बौद्ध धर्म से भी है। मौर्य वंश से इनका संबंध है। किससे है? मौर्य वंश से इनका संबंध भी है, ये याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध की बात करें हम तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन संख्या 7 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 पे हम आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था दोस्तों? तो 305 ईसा पूर्व के अंदर। आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो आप क्या जवाब दोगे? 305 ईसा पूर्व। क्या जवाब होगा दोस्तों इसका, बताइए आप? 305 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 8 पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, सातवाहक या आंध्र सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहाँ पे आया ऑप्शन आपके कि सातवाहक या आंध्र सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे ही गड़बड़ से दे रखे हैं, इन ऑप्शनों पे मिस्टेक हुई है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर, मिस्टेक तो इसके अंदर, पर इसका सही आंसर सिमुक होगा। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? सिमुक। प्रश्न संख्या 8 में टाइपिंग मिस्टेक है, पर आपको क्या सही मानना है यहाँ पे? पहला ऑप्शन जो आपको दिया है यहाँ पे कौन सा वाला है? पहला सिमुक, वो याद रखना है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है और देखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी दोस्तों? ये कौन सी भाषा थी? यहाँ पे संस्कृत भाषा थी दोस्तों। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। प्रश्न संख्या 10 पे हम आ चुके हैं। स्पीड से हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे ध्यान से देखे जाना आप सभी, और चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है ना? ये गुप्त काल को, है ना, गुप्त काल था, इसके शासन काल को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा, अगली यूनिट हमारी चल चुकी है यहाँ पे एक तरह से। तो प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? प्रश्न यूँ कह रहा है कि मोहम्मद गोरी यहाँ से कौन सा ऐसा सेनापति था उसका जिसको यहाँ पे विश्वास के खातिर छोड़ के गया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे मोहम्मद गोरी का नाम आया है तो यहाँ पे नाम आएगा तराइन के युद्ध का। कौन से युद्ध का आएगा? तराइन के युद्ध का। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं दोस्तों। कितने युद्ध हुए हैं? 2। एक तो हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी था, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज जीत गया था। जबकि दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था, पृथ्वीराज इसके अंदर हार गया था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो प्रश्न संख्या 12,
प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहमनी, ये है बहमनी, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन है आपके सामने, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी दोस्तों गुलबर्ग, गुलबर्ग थी। कौन सी थी? गुलबर्ग। जो गुलबर्ग है ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। और ये जो बीजापुर है, यहाँ पे जो बीजापुर दे रखा है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और रामचूर है ये भी कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और बेलगांव है ना, ये जो बेलगांव है ये भी कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो आपको क्या बता देना है? गुलबर्ग। जो गुलबर्ग कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटक के अंदर पड़ती है। हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 13 पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे गोसिंग प्रभु कहा जाता है ना? गोसिंग है ना, गोरंग पशु है ये, है ना, गोरंग प्रभु, गोरंग, गोरंग प्रभु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये देखो, ये आ गया है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखने का है। बोर्ड पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। देखो प्रश्न संख्या 14, सूफिया कलाम है ना, ये गुलाम नहीं है, कलाम है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये किसकी विशेषता है? ये कहाँ की विशेषता है दोस्तों? कश्मीर की। सूफिया कलाम है ना, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहाँ की विशेषता है दोस्तों? ये विशेषता अपने कश्मीर की। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? जो दांडी यात्रा हुई थी उसके अंदर गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? वो करी थी 385 किलोमीटर की। कितनी करी थी? 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में पहली बार तो कितने व्यक्ति थे? 78 व्यक्ति थे इसके अंदर, 78 लोग थे इस यात्रा के अंदर, ध्यान रखना है। और ये चली थी मार्च 1930 में, मार्च 1930 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, याद रखना। और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक ये पूरी की पूरी यात्रा चली थी, दांडी यात्रा। और जो नमक कानून विरोधी गांधी जी ने किया था, 385 किलोमीटर की यात्रा हुई थी इसके अंदर, 78 लोग इसके अंदर शामिल थे। और ये मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी पूरी की पूरी, है ना, दांडी यात्रा। क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हुए पहुंच गए हैं। कहाँ पे? अगली यूनिट पे हम आ चुके हैं। और इस यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ये वो यूनिट है, आपके सिलेबस में मिलाइएगा दोस्तों। संविधान वाले पोर्शन पे हम आ चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इस तांडव सीरीज को ले लीजिएगा, 50 टेस्ट इसके अंदर करवाए जाएंगे। आज तो थोड़ा फिर भी इसमें स्पीड में बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होता है इस सीरीज के अंदर, बस थोड़ा बोर्ड का मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है। बाकी इसे अपडेट होने के बाद सब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र वाली सीरीज में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 16 पर हम हैं अभी, ठीक है। जिसने भी ये सीरीज नहीं ली है, इस सीरीज को ले लीजिएगा। 90 57 59 68 54 के अंदर एंट्री, व्हाट्सएप पे आपको एंट्री रेट लिख के भेजोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। बहुत ही कम शुल्क के अंदर ये उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों। पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी और डेली वाइज इसकी रेगुलर क्लास भी चलेगी, है ना। तो हम पहले पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के। यहाँ पे आ चुके हैं हम क्वेश्चन संख्या 16 पर। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? जब संविधान बनने जा रहा था, संविधान सभा बन रही थी, तो 1922 के समय पे महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि संविधान तो बनाएंगे हम, पर हम भारत के लोगों के द्वारा ही हमारा संविधान तैयार करवाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था ऐसा 1922 के अंदर। कब बोला था? 1922 के अंदर बोला था। जबकि संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कर ली थी 1895 में। कब कर ली थी? 1895 में कर ली थी। जबकि एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर मांग करी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर मांग करी थी। तो आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने संविधान की मांग कब करी थी? 1922 में। बाल गंगाधर तिलक ने कब करी थी? 1895 में। एम.एन. रॉय ने कब करी थी? 1934 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने कब करी थी? 1938 में। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम आ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार शानदार प्रश्न है।
ध्यान रखना, मेहनत करके अगर याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। 50 टेस्ट का मतलब आप जानते हो 10 से 12,000 क्वेश्चन तैयार होते हैं, क्योंकि आप देखो डिटेल हर क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन तो यूँ हो जाते हैं, तो कितना तैयार हो सकते हैं आप देखो एक बार 3,000 प्रश्न तो ये हो गए, और 3,000 के साथ इंटू 4 कर लो, 12,000 प्रश्न हो गए पूरे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? पहली बात तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, ध्यान रखना है। दूसरा सत्र हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा सत्र हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, और इस सत्र के समय पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। जबकि सेकंड वाली जो बैठक हुई थी, दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसमें बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया था इसमें? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि तीसरी जो बैठक हुई थी, थर्ड वाली जो बैठक हुई थी, वो हुई थी 15 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये जो वाली तारीख है ना, इस समय उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान से रिवाइज करिएगा मेरे साथ। संविधान सभा की बात करूं मैं तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946। पहले में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष बनाया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरे में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरे के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो हमारे तीनों के तीनों सत्र हो जाते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। बस आपको थोड़ा वेट करके स्लाइड पे थोड़ा इंतजार कर लेना है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा बोर्ड का इस वजह से। प्रश्न संख्या 18 को ध्यान से देखो। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों ध्यान रखना, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची, सम आस, ध्यान रखना। ये सम का मतलब समवर्ती सूची, आस का मतलब ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखना आप, है ना। और आपातकालीन प्रावधान लिए गए जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है कनाडा से। संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ये ली गई है। याद रखना है इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न के साथ ही 4-4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 को भी ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 पे देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें शामिल किए हैं? और जो मूल कर्तव्य है ना, यहाँ पे बात आई है मूल कर्तव्य की, तो ध्यान रखना संघ और शासित प्रदेश आ जाते हैं पहले के अंदर, तो ठीक है। और इसके अंदर आ जाते हैं मौलिक अधिकार। क्या जाते हैं? मौलिक अधिकार इसके अंदर आ जाते हैं। जबकि भाग 4 के अंदर 51A के अंदर क्या है? मूल कर्तव्य हैं। क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। जो ये मूल कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं दोस्तों रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। जबकि मौलिक अधिकार है दोस्तों वो लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भाग 4 के अंदर नीति निदेशक तत्व भी हैं। कौन से हैं? नीति निदेशक तत्व भी हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? वो देखो अभी हमने बात किया था ना प्रश्न में, वही प्रश्न आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है 51A के अंदर, मतलब 51 क के अंदर शामिल है। जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 51A, इसके अंदर शामिल है क्या? मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य है, अभी मैंने बताया ही है आपको, जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं दोस्तों। जबकि इसके बाद जो अधिकार की बात आ जाए
मौलिक अधिकार की बात आ जाए तो अमेरिका आपको आंसर बताना है। क्या बताना है? अमेरिका, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे। नेक्स्ट यूनिट आ चुकी है दोस्तों हमारे पास, और नेक्स्ट यूनिट आने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आपको एसएसटी को उड़ाना है पूरी तरीके से, तो इस तांडव सीरीज का पूरा उपयोग लीजिएगा दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा, वादा है मेरा, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। लगभग यूँ मान के चलो एसएसटी का 90% के ऊपर ये पेपर बिठाने की पूरी आशंका रखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना बेहतरीन तरीके से 50 पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन कवर करूँगा जो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखेगा सरकार गठन एवं कार्य, अब देखो आप खुद देखो, पूरा यूनिट वाइज जमाया गया है, हर सिलेबस के पॉइंट व्यू से रखा गया है। तो आप बताओ प्रश्न कैसे बाहर निकल सकते हैं? 50 टेस्ट करने के बाद कैसे प्रश्न बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि इर्द गिर्द तो आने वाले हैं प्रश्न सारे के सारे। अब देखो भारतीय संसद में शामिल है बात आई है अब यहाँ पे संसद की दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा संसद। अब संसद का पूरा निपटारा कर लेते हैं हम। संसद की मैं पहली बात बोलूँ यहाँ पे, तो संसद का जो अनुच्छेद है वो है 79। सीधा आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताइएगा? अनुच्छेद 79 के अंदर है। अब इसकी एक ट्रिक आपको याद रखनी है, सरला। क्या याद रखनी है? सरला आपको इसकी याद रखनी है। सरला में रखना 79, 80 और 81। कहने का मतलब 79 में तो क्या है? संसद, और 80 के अंदर क्या है? राज्यसभा। क्या है दोस्तों? राज्यसभा। और 81 के अंदर क्या है? लोकसभा। क्या है दोस्तों? लोकसभा। तो आपको याद रह जाएगा। संसद के अंदर यहाँ पे हम बात करें, सरला को याद रखना है। स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा और ला का मतलब लोकसभा। 79 के अंदर संसद का उल्लेख है, 80 के अंदर राज्यसभा का और 81 के अंदर लोकसभा का है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, संसद में आपसे पूछे अगर कि अंग कितने हैं? अंग, तो देखो दोस्तों इसके अंदर 3 सा दिख रहा है ना, तो अंग कितने हैं? 3 अंग होते हैं संसद के अंदर। कितने अंग हैं? 3। जबकि संसद के अंदर सदन की पूछा जाए, सदन, तो सदन कितने हैं? 2। देखो संसद का उल्लेख 79 के अंदर है, किसमें है? 79 के अंदर है। जबकि राज्यसभा का किसके अंदर है? 80 के अंदर है। जबकि लोकसभा का किसके अंदर है? 81 के अंदर है। अंग की बात करें तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? जबकि सदन की बात करें तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग में राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारतीय संसद में शामिल है, तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी शामिल हैं यहाँ पे, तो तीनों के तीनों टी वाला आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 22 को ध्यान से देखने का है आपको। प्रश्न संख्या 22 क्या बोल रहा है? देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा है, देखो, लोकसभा, राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ, ये कोई भी सदन लगा सकता है। यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? मतलब किसी भी सदन के द्वारा, मतलब लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा लगाने के लिए कम से कम 100 जनों के साइन होने चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है अगर, तो 50 जनों के साइन होने चाहिए। लोकसभा के लिए कितने होने चाहिए? 100 जनों के, और राज्यसभा के लिए 50 जनों के साइन होने चाहिए इसके अंदर। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और महाभियोग की बात यहाँ पर आई है, तो महाभियोग का जो उल्लेख है दोस्तों वो है आर्टिकल 61 के अंदर। किसके अंदर है? 61 के अंदर पूरा उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का। तो आपको ध्यान से समझने का है कि किसी भी सदन के द्वारा यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर लोकसभा के द्वारा लगाया जा रहा है तो कम से कम 100 जनों के सिग्नेचर होने चाहिए, और राज्यसभा के द्वारा लगाया जा रहा है तो कम से कम 50 जनों के सिग्नेचर होने चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो प्रश्न संख्या 23 को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहा है? देखो, प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की। अब आप समझना मेरी बात को, एक बात को समझने का है, आप एक बात को ध्यान से सुनने का। हम बात करते हैं जैसे अभी यहाँ पर राजस्थान है और ये केंद्र सरकार है इंडिया लेवल, तो यहाँ पे हुआ प्रधानमंत्री। केंद्र लेवल पे मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रपति। ध्यान से समझने का है, ये पूरा भारत का मैप है
और इस भारत के मैप पे मैंने एक तरफ तो बताया प्रधानमंत्री और एक तरफ बताया यहाँ पे राष्ट्रपति। ये यहाँ पे आपको राजस्थान समझना है और राजस्थान में दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो मुख्यमंत्री और एक याद रखना है आपको राज्यपाल। क्या याद रखना है? राज्यपाल। जिस तरह राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। और जिस तरह से आपका ध्यान रखना है यहाँ पे, जिस तरह से राज्यपाल होता है उसी तरह से यहाँ पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब इतनी बात बोली मैंने तो ध्यान से समझना है इसको। प्रधानमंत्री को उसके गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अब प्रधानमंत्री को उसके गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब सर आपने इतनी बातें क्यों बताई? अब ध्यान से समझना, जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री है उसी तरह यहाँ पे मुख्यमंत्री है, तो फिर मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अब सीधा हो गया ना आपके लिए कि जैसे प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिला रहा है, उसी तरह मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा? यहाँ पे राज्यपाल दिलाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। सर फिर राज्यपाल को कौन दिलाएगा? राज्यपाल को दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो सर फिर राष्ट्रपति को भी दिलाएगा? बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को भी यही दिलाएगा। जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश अगर राज्यपाल को शपथ दिलाता है, उसी तरह से राष्ट्रपति को भी मुख्य न्यायाधीश ही दिलाएगा। समझ गए होंगे बात को। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरी सीरीज को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 24 ध्यान से देखिएगा। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। देखो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। पहली बात तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, एक तरह से मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। और मंत्री परिषद का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो मिलता है अनुच्छेद 73 के आसपास इसका उल्लेख मिलता है, मंत्री परिषद का उल्लेख। तो यहाँ पे बात करता है कि मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्री शामिल होते हैं। याद रखना है, मंत्री परिषद का जो मेन मुखिया होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन। प्रश्न कह रहा है 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 5 वर्ष का। अब यहाँ पे हम पोस्टमार्टम करते हैं पंचायती राज का। पंचायत की राज की बात करें तो अनुच्छेद 40 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखने का है, कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 40 के अंदर। याद रखना, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी 1959 के अंदर हुई थी, और ये चालू हुई थी नागौर के अंदर। कहाँ पे चालू हुई थी? नागौर के अंदर। और ये चलाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने चलाई थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी। और पंचायती राज का संबंध कौन से संशोधन से है? 73वें संविधान संशोधन से है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये अगली यूनिट आ चुकी है। ये आपकी यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली यूनिट आ चुकी है। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों जो सबसे कम समय में लगाएगा उसकी गति तो तेज रहेगी नहीं रहेगी? गति तो तेज रहेगी ना उसकी। तो मतलब सबसे तीव्र गति से लगाने वाला जो है ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये 88 दिन के अंदर लगा देता है। कितने दिन के अंदर लगा देता है? 88 के दिन। 88 दिनों के अंदर पूरा चक्कर लगा देता है। किसका? सूर्य का चक्कर लगा देता है। और सबसे स्पीड होती है इसके अंदर। ध्यान रखना। ग्रहों की बात करें तो 8 ग्रह है। अब देखिएगा, जिस तरह से सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध। कौन सा होता है? बुध होता है। बुध के बाद में बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे होता है शुक्र, है ना। शुक्र के बाद में होती है पृथ्वी। इस तरह से तो आपके सीधा पूछा जाएगा कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। ध्यान रखना, बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखने हैं, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। बाकी फुल डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा इसकी। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 को ध्यान से देखेगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे आपको गलत छांटना है। गलत छांटना है दोस्तों। यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। जैसे आप देखोगे यहाँ पे यह है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इससे ऊपर आप जाओगे 23.5 पे जाओगे तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है दोस्तों। और ऐसे ही आप यहाँ से दक्षिण में 23.5 पे आओगे तो 23.5 में आते हैं अपन यहाँ पे, तो ये पड़ती है मकर रेखा। और उत्तरी ध्रुव पे अगर आप 66.5 डिग्री जाते हो
तो ये आता है उत्तरी ध्रुव। और इसी तरह से आप 66.5 पे नीचे आते हो तो ये आता है दक्षिणी ध्रुव। अब आपको ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, बिल्कुल सही बात है, पर आपको तो गलत छांटना है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, बिल्कुल गलत है। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है एक तो, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 0 डिग्री रेखाएं हैं, ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है 180 डिग्री पे, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री अक्षांश पे है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी ध्रुव मैंने अभी आपको बताया 66.5 पे है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट गलत हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हुए हैं। बी और सी दोनों यहाँ पर गलत हैं। आगे होगी बात आपको समझ में, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 28, हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? दोस्तों हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल पे। कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, ये आपका सही आंसर होगा। पिछली बार रीट में पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। अब हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। हमारी जो परतें हैं 5 परतें, उसमें शोभ मंडल है जो सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? शोभ मंडल, सबसे निचली परत है शोभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो किस में होती है? शोभ मंडल में, ठीक है। ये मध्य मंडल है जो ठंडा मंडल माना जाता है, एक तरह से ठंडा मंडल कहा जाता है इस तरह के इस पॉइंट को, मध्य मंडल को। शोभ मंडल सबसे ऊपरी सबसे निचला है, इसलिए मौसमी घटनाएं भी इसके अंदर होती है। 5 परतें होती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए समताप मंडल में उड़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 29 की ओर हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सिरा को एक किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों एक तरह से ये एक स्थानीय पवन है। हवा होती है सिरा को, क्या होती है? हवा को कहा जाता है यहाँ सिरा को का नाम, जो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चलती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपन। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 30वें नंबर पे आ चुका है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको जाना जाता है विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट यूनिट पे आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जिसने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का भूगोल एवं संसाधन वाली यूनिट पे आ चुके हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आपका सिलेबस देखिए, एक एक यूनिट को मिलाइए एक बार मेरी क्लास से और आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को मिलाइए। आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ब्रजेश सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको। बिल्कुल आपके सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है, एक भी डिस्टर्ब वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। दोस्तों आपने यकीन कर लिया तो समझ लो एसएसटी का तो पूरा छुटकारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, भारत का भूगोल एवं संसाधन पे आ चुके हैं अपन। कुछ पे आ चुके हैं? भारत का भूगोल एवं संसाधन। अगली यूनिट है ये असंगत बताना है आपको। क्या बताना है? असंगत। पेरियार है ना, ये है पेरियार परियोजना। कहाँ की है दोस्तों? ये है केरल की। कहाँ की है? केरल और तमिलनाडु की है पेरियार, है ना। पेरियार अभ्यारण्य भी ये केरल के अंदर है। इडुक्की परियोजना कहाँ पे है? केरल की, ये भी सही बात है। सरदार सरोवर बांध, सरदार परियोजना भी कहाँ की? सरदार सरोवर बांध वाली भी गुजरात की है। हीराकुंड परियोजना झारखंड की नहीं है दोस्तों, यही यहाँ पे असंगत है, क्योंकि हीराकुंड परियोजना तो कहाँ की है? उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की। और कौन सी नदी पे है? महानदी पर है। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायचूर की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। और सरदार सरोवर परियोजना है, ये कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो पेरियार परियोजना कहाँ पे है? केरल में। इडुक्की परियोजना कहाँ पे है? केरल में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सी नदी पे है? महानदी पे। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के अंदर है। और महानदी से इसका जो आंसर आएगा महानदी पे बना हुआ है, और महानदी का उद्गम रायचूर से होता है। कहाँ से होता है? रायचूर से। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। जिसने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना अपना कर्तव्य जरूर निभाइए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। दोस्तों सर्दी में होने वाली वर्षा तो क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और वो कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा, दोस्तों आपको सभी को पता है, ये हमारे भारत का इस तरह से मैप होता है।
तो हमारे मानसून प्रवेश करता है इधर केरल से। कहाँ से करता है? केरल से। तो ये कहाँ से होता है? अरब सागर की शाखा से। तो मानसून क्या करता है? प्रवेश करता है। कहाँ पे करता है? केरल में। जब लौटता हुआ मानसून जाता है तो बंगाल की खाड़ी से जाता है। जब लौटता हुआ मानसून जाता है तो बंगाल की खाड़ी से जाता है और वो कहाँ पे वर्षा करता है? तमिलनाडु में वर्षा करता है दोस्तों। कहाँ पे करता है? तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर है। लौटता हुआ मानसून मतलब प्रत्यावर्तन काल। लौटते हुए मानसून को प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्तन काल। अब आते हैं अपन प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 को ध्यान से देखिएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न ये कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ पे पाई जाती है? सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है आपको। ठीक है, आपसे पूछे कि भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पर है? भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। आपसे पूछे सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है दोस्तों। हम आते हैं प्रश्न संख्या 34 में हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 34 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र की पूछ रहा है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। और जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 35 में आपको बताना है असंगत क्या है। असंगत बताइए। एक तरफ संयंत्र दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, एक तरफ सहयोगी देश दे रखे हैं। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर ये चारों संयंत्र नहीं छपते पेपरों में। इन चारों संयंत्र के बारे में एक एक बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा छपने के चांस होते हैं इसके। तो ध्यान से देखिएगा। दुर्गापुर संयंत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से लगाया गया? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। किसके सहयोग से लगाया गया? सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो संयंत्र कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके सहयोग से लगाया गया? सोवियत संघ के सहयोग से। राउरकेला कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है। किसके सहयोग से लगाया गया दोस्तों? अमेरिका के सहयोग से नहीं लगाया गया, ये लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से लगाया था? जर्मनी के। तो यही यहाँ पे क्या आएगा? असंगत यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम कौन सी यूनिट पे आ चुके हैं। हम नेक्स्ट यूनिट पे आ चुके हैं और हम आ चुके हैं राजस्थान की ओर। तो राजस्थान पे भूगोल एवं संसाधन में हम आ चुके हैं। हमारी इंडिया लेवल वाली यूनिट कवर हो चुकी है। संविधान हो गया, इंडियन ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई। हम कौन सी यूनिट पे? हम राजस्थान के भूगोल एवं संसाधन पे हैं। देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिख रहा है डोगलैंड किसका भाग है? डोगलैंड का मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? डांग क्षेत्र। दोस्तों कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। आपको सभी को पता होगा कि करौली का जो पठार है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा है? डोगलैंड किसका भाग है? करौली का है। डूंडान पठार में क्या आता है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र किसमें आता है दोस्तों? डूंडान के अंदर आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संबंध किससे है? वागड़ पठार से है। हाड़ौती में क्या आता है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती के अंदर के क्षेत्र में आता है। ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से आपका ये मैप है, तो मैप में आप देखोगे ये वागड़ क्षेत्र आ गया आपका, ये डूंडान वाला क्षेत्र आ गया यहाँ पे, और ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला आ गया, और ये डांग क्षेत्र यहाँ पे इस तरह से आ गया। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 तो यूँ मान के चलो कि रामबाणी है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न रामबाण कैसे हैं? ऐसा हर एग्जाम है जहाँ पे ये प्रश्न आता ही आता है घूम फिर के, और हमसे गलत होता ही होता है क्योंकि हम ये याद ही नहीं रख पाते हैं इस वजह से। ठीक है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों को कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ध्यान रखना, कोपेन के आधार पर यहाँ पे जलवायु बताई जा रही है। कोपेन कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। 1918 में इसने ध्यान सुनना, 1918 में इसने जलवायु प्रदेशों को बांटा 4 प्रकार से। किस प्रकार से? 4 प्रकार से। AW में, CWG में, BWHW में, SWHW में। क्या होता है सर? ये क्या होता है? राजस्थान के पूरे क्षेत्रों को एक कैटेगरी में बांटा इसने। कुछ कैटेगरी है वो AW में, कुछ कैटेगरी CWG में, एक BWHW में और एक BSHW में। तो ध्यान से देखिएगा।
AW में क्या दक्षिणी राजस्थान आता है क्या? बिल्कुल आता है दक्षिणी राजस्थान AW के अंदर। और इसमें जो जिला आता है महत्वपूर्ण वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला बताया कोपेन ने? बांसवाड़ा। CWG में उत्तरी राजस्थान आता है क्या? बस यही असंगत है, ये नहीं आता, क्योंकि CWG है ना, इसके अंदर जो आता है वो आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन सा आता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और महत्वपूर्ण जो जिला है वो है टोंक। कौन सा जिला है? टोंक। तो यहाँ पे यही असंगत है, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी राजस्थान ना आकर यहाँ पे आना चाहिए था दक्षिण पूर्वी। अब बात करते हैं BWHW की शुष्क मरुस्थल। ये बिल्कुल सही बात है, बीकानेर का एरिया इसमें आएगा। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही बात है, क्योंकि इसमें नागौर का क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? नागौर का। तो ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस नहीं वाले पॉइंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के एग्जाम का ये पैटर्न है, नहीं अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है, बनास जो नदी दे रखी है खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना इस मैप की तरफ आप, अभी जो बनास नदी है उसका खमनोर से उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम हुआ है। बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी का बेराट से हुआ है। ये बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में, ये बाणगंगा है। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है इधर। कांतली नदी का उद्गम तारागढ़ की पहाड़ियाँ। बिल्कुल यही असंगत है। दो दे रखे हैं यहाँ पे, काकनी और कांतली दोनों में, कि तारागढ़ लिख रहा है। हमको एक कोई सी भी सही कर लेनी है दोस्तों। कांतली नदी है, इसका उद्गम हुआ है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से हुआ है? खंडेला की पहाड़ियों सीकर से। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से हुआ है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी का उद्गम हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। और काकनी नदी का उद्गम हुआ है कोठरी गांव जैसलमेर से। कहाँ से हुआ है? कोठरी गांव जैसलमेर से काकनी नदी का हुआ है। कांतली वाली का कहाँ से हुआ है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ध्यान से सुनिएगा, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हुआ है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना। दूसरा, बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से उद्गम हुआ है इनका। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है, ये भी याद रखना। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से हुआ है। गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है, ये भी याद रखना। काकनी नदी का उद्गम कोठरी गांव जैसलमेर से हुआ है। भुज झील का ये निर्माण करती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है 39 वाला। प्रश्न संख्या 39 को ध्यान से देखिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 39, हाड़ौती पठार पर कौन सी मुद्रा पाई जाती है? मुद्रा नहीं है दोस्तों, ये मिट्टी है, ये है ना, मृदा है ये। क्या है ये? मुद्रा नहीं है, क्या है? मृदा, ठीक है। हाड़ौती पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों वर्टिसोल्स। कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स, मतलब यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। उसके इंग्लिश नेम दे रखे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है वो। तो ध्यान से देखना प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अब आपको सभी को पता है, जो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है वो खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जोधपुर। जो प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, इसका प्रारंभ 1730 में हुआ था दोस्तों। और जिस समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था, कौन था? अभय सिंह। अमृता देवी का नाम आपने सुना होगा, वो यहीं पे बिश्नोई समाज था जिन्होंने बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए, ध्यान रखना है। 363 व्यक्तियों ने इसके अंदर बलिदान दिया था, ध्यान रखना। 363 व्यक्तियों ने इसके अंदर बलिदान दिया था। 294 उसके अंदर पुरुष थे, ये भी याद रखना है आपको। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, ये तो याद हो गया होगा आपको, 12 सितंबर को कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने, यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री आ चुकी है। अगली यूनिट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। जिसने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर अभी तक भी हमारी इतनी क्लास देख ली हो आपने और अभी भी वो नीचे लाल ही दिखाई दे रहा हो सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी क्लास का पूरा मजा ले रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ठीक है, तो आपको आगे की क्लास और मिल जाएगी। आपका क्या जाता है उसके अंदर, ठीक है। राजस्थान के इतिहास वाले पॉइंट पे अपन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर प्रजामंडल से पहला प्रश्न है। एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं, एक तरफ आपको संस्थापक दे रखे हैं। यहाँ पे आपको संगत बताना है। सिरोही के जो संस्थापक दे रखे हैं यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल सही बात है। करौली के दे रखे हैं त्रिलोक चंद माथुर, ये भी सही है।
जैसलमेर के दे रखे हैं यहाँ पे आपके मीठालाल व्यास, ये भी सही है दोस्तों। और अलवर का दे रखा है लाठू राम व्यास, ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे कुंज बिहारी मोदी आएगा, कुंज बिहारी मोदी, ठीक है, याद रखना। एक व्यक्ति और है यहाँ पे, एक और इसके साथ में, पर आपको याद रखना अलवर का जो संस्थापक है कुंज बिहारी मोदी था, याद रखना। एक हरि नारायण और एक कुंज बिहारी मोदी, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, अलवर वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिरोही का गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल सही है, करौली का संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, ये भी सही है, जैसलमेर का दोस्तों यहाँ पे मीठालाल व्यास, ये भी सही है, जबकि अलवर का कुंज बिहारी मोदी और हरि नारायण है, और यहाँ पे दे रखा है लाठू राम, जो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और ये लाठू राम व्यास है शाहपुरा प्रजामंडल का, कहाँ का है दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल का है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, करौली की भी 1938 में हुई थी दोस्तों, और अलवर की 1939 में हुई थी, और शाहपुरा की भी 1939 में हुई थी। सिरोही की 1938 में, करौली की 1938 में, अलवर की 1939 में, और ये वाली जो शाहपुरा वाली है वो 1939 में हुई थी। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या ध्यान से तो सारे ही देख रहे हो खैर आप, पर देखो कंटिन्यू। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था दोस्तों 28 मई 1857 को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? नसीराबाद छावनी में पहला विद्रोह हुआ था, याद रखना है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये बटालियन के नाम है। नसीराबाद के सबसे पहले विद्रोह हुआ था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर, याद रखना है। हम बात करें छावनियों की, तो छावनियों की संख्या कितनी है? छावनियों की संख्या है दोस्तों 6 छावनियाँ बनी हुई है, ध्यान रखना है। 6 छावनियाँ बनी हुई थी 1857 की क्रांति के समय। नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर में। ब्यावर अजमेर के अंदर, एरिनपुरा पाली के अंदर थी, नीमच थी, यहाँ पे देवली टोंक थी। इस तरह से यहाँ पे छावनियाँ बनी हुई थी दोस्तों, ठीक है। 6 छावनियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 43 पे। प्रश्न संख्या 43 तो बिल्कुल ही गजब का है, रामबाण है, जो पेपर को उड़ा देने वाला प्रश्न है दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने के पूरे पूरे चांस हैं। रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दोस्तों इनका संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। कहाँ से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। और जो बेगू किसान आंदोलन ये 1921 से लेके 1924 तक चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? 1921 से लेके 1924 तक चला था। इसके बीच में एक सन पड़ता है दोस्तों 1922। इस 1922 में एक समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? बोल्शेविक समझौता हुआ था दोस्तों। प्यारे प्यारे दोस्तों, बोल्शेविक समझौता हुआ था 1922 में। इस बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से है, याद रखना। ये समझौता राम नारायण चौधरी प्लस अनूप सिंह के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? राम नारायण चौधरी और अनूप सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा आंसर। भाई इसका आंसर था कि रूपाजी कृपाजी का संबंध कहाँ से है, तो आपने बता दिया बेगू किसान आंदोलन से है। 1921 से लेकर 1924 के बीच में ये हुआ है। 1922 के अंदर बोल्शेविक समझौता हुआ था राम नारायण चौधरी प्लस अनूप सिंह के बीच में। हम बात करते हैं अब पोस्टमार्टम करते हैं प्रश्न का, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन हुए थे 3 चरण में। कितने चरण में हुआ था? 3 चरण में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। 1897 से ये स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था? 1897 से। पहला चरण इसका 1897 के लगभग आता है, दूसरा चरण 1916 में आता है, और तीसरा चरण जो आता है इसका 1927 में आता है। देखो पहला चरण तो 1897 में, दूसरा 1916 में, और तीसरा 1927 में आता है। याद रखना है आपको, यहाँ पे साधु सीताराम दास था 1897 में, विजय सिंह पथिक था 1916 में, 1927 में माणिक्यलाल वर्मा था। 1897 के अंदर साधु सीताराम दास नेतृत्व करता है किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का। विजय सिंह पथिक कब करता है? 1916 में, और 1927 में माणिक्यलाल वर्मा करता है दोस्तों। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखे जाओ। डाबड़ा कहाँ पड़ता है? ये नागौर में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर आप आते हो, प्रश्न संख्या 44। कौन से प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 44 पे हम आ चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहे हैं, हमारा पेपर खत्म होने वाला है। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजपुरुष बनाया गया? जो मत्स्य संघ था दोस्तों, मत्स्य संघ था ना 18 मार्च वाला,
18 मार्च 1948 जो बना था, ठीक है। तो इसका जो शासक बनाया गया था वो कहाँ का था दोस्तों, वो धौलपुर का बनाया गया था। कहाँ का बनाया गया था, धौलपुर का बनाया गया था। इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए हमारा राजस्थान का एकीकरण जो चैप्टर है हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब के अंदर, जो काफ़ी फेमस रहा है, उस पर आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, एकीकरण आपका ज़िंदगी भर के लिए फिनिश हो जाएगा। असंगत कथन बताइए, असंगत कथन बताना है। प्रश्न संख्या 45 पे हम आ चुके हैं दोस्तों। असंगत का मतलब होता है गलत युग्म, इसमें से छांटना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है मौर्य युगीन बौद्ध स्पूत के पुत्र वधु, ये गलत है बात यहाँ जो लिख रही है। मौर्य युगीन बौद्ध स्पूत से संबंध किसका है, बेराट का, बिल्कुल सही बात है। डंडीकर शैलकला पूरा स्थल, डंडीकर जो शैलकला है पूरा स्थल है डंडीकर नाम से, वो अलवर में है, ये भी सही बात है। धूलकोट ये आहड़ के अंदर है, ये भी सही बात है। धूलकोट किसे कहते हैं, आहड़ को। आहड़ कहाँ पड़ता है, यहाँ पे उदयपुर में। सुनारी परियोजना जयपुर में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनारी परियोजना जो है वो झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में है सुनारी परियोजना, इसलिए यही यहाँ पे असंगत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 46 की ओर। तो 46 वाला प्रश्न हमारा आ चुका है नेक्स्ट यूनिट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या बोलती है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति वाली यूनिट आ चुकी है हमारी। तो ध्यान से देखिएगा, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया दोस्तों, कौन सा था, गागरोन का। कौन सा किला था, गागरोन का। गागरोन के किले को जल दुर्ग कहा जाता है, यही सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। गागरोन का जो किला बना हुआ है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है। किसके बीच में बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये बना हुआ है, ध्यान रखना है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है, भरतपुर में, जिसका निर्माण 1733 में सूरजमल जाट ने करवाया था। किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून राजा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बना हुआ है, जहाँ पे मान प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, जिसे नीला शहर भी कहा जाता है, ब्लू नगरी भी उसे कहते हैं, ब्लू सिटी उसे कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, पीला शहर जैसलमेर को कहा जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत बताइए। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं, एक तरफ प्रमुख पीठ दे रखी है। गुदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा, बिल्कुल सही बात है, यह है गुदड़ संप्रदाय। कहाँ पे है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पे दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसका संबंध फूल डोल महोत्सव से भी है। फूल डोल महोत्सव, ये 12 वाला नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला है। फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, राम स्नेही संप्रदाय से है, शाहपुरा भीलवाड़ा से। निम्बार संप्रदाय कहाँ पे है प्यारे दोस्तों, सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहाँ पे है, अजमेर में। अलखिया संप्रदाय तिलवाड़ा बाड़मेर से नहीं है, यही बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि अलखिया संप्रदाय का संबंध तो बीकानेर से है। कहाँ से है, बीकानेर से। सर तिलवाड़ा से, तिलवाड़ा से तो मल्लीनाथ जी का संबंध है। किसका संबंध है, मल्लीनाथ जी का संबंध है, जो लूणी नदी के किनारे उनका प्राचीन पशु मेला लगता है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर चित्रकला से है ये क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना मैं बता दूं, चित्रकला से आपके एक ही प्रश्न आने वाला है यहाँ पे, बनी ठनी वाला, मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा किशनगढ़ शैली से उसका संबंध है, उसका चित्रकार निहाल चंद सामंत सिंह वगैरह, ये याद रखना है। अब यहाँ का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है दोस्तों, साहिबदीन का संबंध किस चित्रकला से संबंध है, याद रखना है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है साहिबदीन का। ध्यान रखना, किससे, मेवाड़ से। मेवाड़ के अंदर एक शैली आती है उदयपुर शैली। कौन सी आती है दोस्तों, उदयपुर शैली आती है, कौन सी, मेवाड़ के अंदर। और उदयपुर शैली में एक चित्र बड़ा प्रसिद्ध है, कमला दमीना का। कमला दमीना का चित्र बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछा जाता है, कमला दमीना का संबंध किस चित्र शैली से है, तो आप क्या बताओगे, मेवाड़ चित्र शैली से है। किससे है दोस्तों, मेवाड़ से। और भित्ति चित्रों की बात करें तो बूंदी वाली शैली है, जो हाड़ौती के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं अपन प्रश्न संख्या 49 पे आ चुके हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 को ध्यान से देखिएगा। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजस्थान के लोक देवता हैं गोगा जी, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, ये बोल रहा है। अब मैं बता दूं दोस्तों आपको, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। गोगा मेड़ी में भरता है। और गोगा मेड़ी कहाँ पे पड़ती है, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ती है।
कहाँ पे पड़ती है? नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी पड़ती है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या आएगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला होता है, ध्यान रखना है। गोगा जी का संबंध किस वृक्ष से है? खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है गोगा जी का। गाँव गाँव खेजड़ी ने गाँव गाँव गोगा जी, ये कहावत आती है इनकी। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या भी इसे कहा जाता है। सावणी अमावस जो आती है उसे क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। किसका त्यौहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? होली मनाई जाती है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 लग चुकी है दोस्तों प्रश्नों की, और 50 लगने की खुशी में आप चैनल को अभी तक भी, जिसने ऐसा कोई व्यक्ति जो देख रहा हो चैनल, अभी तक भी वीडियो देख रहा हो और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 50 पे। असंगत बताइए। असंगत देखिए दोस्तों, कुचामनी ख्याल मच्छी राम से। ये देखो दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम ने मच्छी राम कर दिया, किसको? लच्छी राम को, है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका? लच्छी राम। और लच्छी राम को क्या बना दिया? मच्छी राम। इसलिए क्या हो गया? ये असंगत हो गया। ये क्या हो गया? ये असंगत हो गया, क्योंकि उसको लच्छी राम को क्या बता दिया यहाँ पे? मच्छी राम। तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। शेखावटी ख्याल दुलिया राणा, बिल्कुल सही बात है। रम्मत का तेज कवि जैसलमेर, बिल्कुल सही बात है। तमाशा का बंशीधर भट्ट। कुचामनी ख्याल है उसका तो लच्छी राम संस्थापक है। शेखावटी ख्याल का दुलिया राणा है। रम्मत का तेज कवि जैसलमेरी है। और तमाशा का बंशीधर भट्ट है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो असंगत है, क्योंकि वहाँ पे मच्छी राम की जगह क्या आना है? लच्छी राम वाला आंसर आना है। तो प्रश्न संख्या 51 पे आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। बीमा एंड बैंकिंग प्रणाली, ये वाली यूनिट जुड़ी है पहली बार, ठीक है। अगर आप पूरे 50 जो टेस्ट करवा रहा हूँ मैं तांडव वाले, अगर ये पूरे कर लेते हो तो बीमा एंड बैंकिंग, अब आपने पूरा टेस्ट देखा होगा अभी, तो 12 यूनिटें अगर आप 50 बार करते हो तो आप खुद भी, तो अगर आप समझदार इंसान हो, आप खुद भी बताओ कि अगर 12 बार इतनी यूनिटें की जाएगी तो पेपर कैसे निकल सकता है बाहर। और इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो पेपर बिल्कुल नहीं निकल सकता, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न घूमेंगे। तो कहाँ तक घूमेंगे? सिलेबस को हम 50 बार रिवाइज करने वाले हैं, तो प्रश्न तो आने ही आने हैं। जबकि अभी तक भी किसी ने अगर एंट्री वार्सो का मैसेज नहीं किया है तो कर दीजिए 90 57 59 68 54 पे, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी कोर्स नहीं है, हम महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं, उससे ज़्यादा बेटर है और उससे ही ज़्यादा कारगर साबित हैं। हम भी राजस्थान जीके वाला कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, पर दोस्तों उसमें आपको फ़ायदा नहीं है। अभी आपका पेपर की दृष्टि से ये वाला शानदार रहेगा। 12 यूनिटें आपकी कवर होगी, बार बार रिवाइज होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने तैयारी कर ली है तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार है, ये रामबाण साबित होगा। अब लास्ट में जब पेपर देने जाओगे उसके पहले मैं आपकी बहुत सारी मैराथन क्लासें भी करा दूंगा, जैसे हो ना अपना 1 2 3 4 5 टेस्ट की एक साथ में आपकी क्या करवा दूंगा, बड़ी क्लासें। तो आपका लगभग 10 बार में तो रिवाइज हो जाएगा वापस, ये 5 टेस्ट की एक साथ में रिवाइज कराऊंगा जो। अब देख लो दोस्तों ध्यान से, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली पे आ चुके हैं अपन, क्वेश्चन संख्या 51 पे आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय, ये है भारतीय राष्ट्रीय आय, भारतीय राष्ट्रीय आम नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आय है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 52 कहता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? पुराने नोटों को बंद करके नए नोट चलाने को क्या कहते हैं? यूं पूछा जा रहा है ना। इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं इसको? विमुद्रीकरण कहते हैं। पुराने नोटों को बंद करके उसकी जगह पे नए नोट चला देने को क्या कहते हैं दोस्तों? विमुद्रीकरण कहते हैं। इस यूनिट से प्रश्न बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेशन है ये यूनिट। ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन करके जाना, मस्त पेपर बैठ जाएगा आपका अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से। बस आपको क्या करना है, पूरे प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको विश्वास रखना है आपके ऊपर भी, और जिस टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर भी आपको विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो दोनों तरफ से अगर विश्वास नहीं बनता है तो आप चाहे दुनिया के कोई भी टीचर से पढ़ लो, आपका नहीं बैठेगा माइंड में, क्योंकि आपको भरोसा रखना ही पड़ता है अपने खुद के ऊपर। सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, दूसरा पढ़ा रहे जिसके ऊपर भी आपको भरोसा रखना होता है, ठीक है। अवमूल्यन की बात करें यहाँ पे तो सही आंसर क्या होगा इसका? विमुद्रीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये पॉइंट देखो, मुद्रा संकुचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं? मतलब मुद्रा का संकुचन हो जाना, है ना, मुद्रा की कमी हो जाना। अब ध्यान से समझना, जहाँ पे मुद्रा की क्या हो जाए? कमी हो जाए। मुद्रा की तो कमी हो जाए और माल बढ़ जाए, माल की तो बढ़े, मतलब माल तो बढ़ जाए, वस्तु तो बढ़ जाए और पैसा कम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। क्योंकि मुद्रा का क्या हो गया यहाँ पे? संकुचन हो गया। अब मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति में दोस्तों उल्टा है, मुद्रास्फीति में दोस्तों उल्टा है। वहाँ पे मुद्रा में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, और यहाँ पे मुद्रा क्या हो जाए? बढ़ जाएगी,
जब मुद्रा बढ़ जाएगी तो माल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा संकुचन का उल्टा होता है मुद्रास्फीति। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की कमी आ जाती है दोस्तों और माल की बढ़ोतरी हो जाती है, इसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। जबकि मुद्रास्फीति के अंदर मुद्रा में कमी आती है और माल में बढ़ोतरी हो जाती है, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। और जबकि विमुद्रीकरण उसे कहा जाता है पुराने नोटों के बदले नए नोटों को चला देना ही क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 पे हम आ चुके हैं। 2 प्रश्न और है दोस्तों। चैनल को जोरदार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा दोस्तों, आप चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक से आपको 100% क्वेश्चन आना ही आना है, जरूर आपका यहाँ से प्रश्न आना है। आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से आपका प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 में हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 1949 में। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। करेंसी नोट जारी करना ये तो काम है, मुद्रा योजना बनाना ये भी है कार्य, भारत के सभी बैंकों पर कंट्रोल रखना बिल्कुल काम है ये भी, निर्माता कंपनियों को ऋण देना ये बिल्कुल गलत बात है, निर्माता कंपनियों को ऋण नहीं देता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय है, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। निर्माताकर्ताओं को ऋण बिल्कुल नहीं देता है, करेंसी नोट जारी करता है, मुद्रा योजना बनाता है, भारत के सभी बैंकों पर कंट्रोल रखता है दोस्तों, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 आ गया है हमारे सामने। थोड़ी देर की बात होती दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 12 यूनिट कवर करना कितनी बड़ी बात होती है, आप खुद देख सकते हो चीज़। तो पूरे दिन भर में हम पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, पर इस क्लास से आप पूरे 12 यूनिट पे जा रहे हो, मतलब 12 सब्जेक्ट पे। आप खुद बताइए, इस क्लास को बनाने में दोस्तों पूरी 50 घंटे की मेहनत होती है, उसके बाद ये क्लास आती है 1 घंटे की, ठीक है। तो इसको जोरदार तरीके से सपोर्ट करिए दोस्तों, विश्वास रखिए, पेपर के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी ये, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि कौन सी है? लेखा वर्ष की अवधि है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जुलाई से जून वाली है लेखा अवधि। वही आरबीआई आ गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, बिल्कुल सही बात है। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी सही बात है। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, प्रश्न संख्या 55 पे। लास्ट प्रश्न हमारा आ चुका है। लास्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लास्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि धन बहुत अधिक हो और माल वस्तु कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अब यहाँ कह रहा है कि धन बहुत अधिक है, अगर धन कम होता तो मुद्रा संकुचन होता, पर यहाँ पे मुद्रा संकुचन नहीं है, यहाँ पे क्या है? मुद्रास्फीति। क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में होता ये है, पैसा तो होता है ज़्यादा और माल होता है क्या? कम होता है। जहाँ पे पैसा ज़्यादा हो और माल कम हो, इसे तो क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा ही नहीं होगा। ऐसी सीरीज में आपके 50 लेकर आऊँगा, इसके लिए आप सुन लीजिएगा। जिसको भी इस तांडव बैच के अंदर एडमिशन लेना है, 50 एग्जाम करवाए जाएंगे। इसी तरह से 12 यूनिटें 50 बार बार आपका रिवाइज करवाई जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? 90 57 59 90 57 59 68 54 के ऊपर क्या करना है आपको? एंट्री वाला मैसेज कर देना है। 90 57 59 68 54 पे एंट्री का मैसेज लिख देना है, रीट SST का। उसके बाद हमारी टीम आपको संभाल लेगी और वहाँ से आपको रिप्लाई में सारी बात बता देगी। ज़्यादा शुल्क इसका नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है इस क्लास की तुलना में। तो 50 क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा। मैं आपका सबके कमेंट देख पा रहा हूँ बहुत तेज़ी से, है ना। तो मैं आपके एक का नाम तो पढ़ नहीं पाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, कभी हार नहीं मानने का और सारे क्वेश्चनों को बार रिवाइज करने का। फिर आप देखिएगा जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी, 50 क्लासें होती जाएगी, देखिएगा मैं एक साथ 5 क्लासों का रिवीजन करा दूंगा आपका, जिसमें आपका रिवाइज भी वापस झट सही हो जाएगा। ध्यान रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।